नमस्ते छात्रों, मैं प्राध्यापक रेवणनाथ कटिले, एसएसपीएमएस जूनियर कॉलेज शिवाजीनगर, पुणे। आज की इस तासिका में हम लोग हिंदी युवक भारती कक्षा 12वीं विशेष अध्ययन हेतु पाठ पाठ नंबर 13 कनुप्रिया, लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, इस काव्य पाठ की कृतियाँ एवं जवाब का अध्ययन करेंगे। संपूर्ण काव्य पाठ पर कृतियाँ एवं जवाब। तो चलिए आरंभ करते हैं। कृति नंबर 1, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पहला जो सर्ग है सेतु में, पद्यांश नीचे की घाटी से वहां से लेकर वह चला गया। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 73। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल, कनु के बिना राधा का शरीर रूपी पुल ऐसा लगता है। कनु के बिना राधा का शरीर रूपी पुल ऐसा लगता है। इस प्रकार 4 चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखकर संजाल पूर्ण करना है। कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। आकृति पूर्ण कीजिए में 2 सवाल है। पहला है, इतिहास ने कृष्ण को इस प्रकार महानायक बनाया। 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल, सेतु के दोनों छोर 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल। नंबर 1, जन्म, चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। जन्म का विलोम शब्द सार्थक। नंबर 3, सजीव, सजीव का विलोम शब्द लिखना है जवाब में। और नंबर 4, ऊपर, ऊपर का जवाब में विलोम शब्द हमें यहां पर लिखना है। सवाल नंबर 4, सोमत का सवाल, जीवन में मोह उलझन उत्पन्न करता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। तो चलिए 4 कृतियों के जवाब भी यहां पर देखते हैं। कृति नंबर 1, जवाब नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था, कनु के बिना राधा का शरीर रूपी पुल ऐसा लगता है। जवाब नंबर 1, सोने के पतले गुंथे तारों वाले पुल सा। नंबर 2, निर्जीव। नंबर 3, कम कंपाता सा। और नंबर 4, निरर्थक। दूसरा सवाल था, दूसरी कृति थी, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, इतिहास ने कृष्ण को इस प्रकार महानायक बनाया। जवाब, मेरे सर पर पैर रखकर। और दूसरा, मेरे बाहों से। दूसरा सवाल था, सेतु के दोनों छोर। जवाब, लीलाभूमि। और दूसरा, युद्ध क्षेत्र। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, जन्म, मृत्यु, सार्थक, निरर्थक, सजीव, निर्जीव। और चौथा, ऊपर, विलोम शब्द नीचे। चौथा सवाल अभिव्यक्ति पर, सोमत पर सवाल था, जीवन में मोह उलझन उत्पन्न करता है। इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। हर एक का मत यहाँ पर अलग हो सकता है। जवाब, आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह किसी दूसरे के साथ खुद को बांधने का, खुद की पहचान बनाने का एक तरीका है। लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह मोह है, आसक्ति है। हम हमेशा आसक्ति को ही प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि आसक्ति का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। एक मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रेम एक फूल की तरह है। एक बार जब फूल आपके जीवन में जगह बनाता है तो आपको इसकी देखभाल करनी पड़ती है, इसको पोषण देना होता है, इसे खिलने के लिए सही माहौल बनाने की जरूरत होती है। जब आप फूल को हाथ में लेते हैं तो आपको उसे सावधानी से संभालना होता है। इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, पर वह फूल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मोह प्लास्टिक के फूल की तरह है, यह बेहद सुविधाजनक है, लेकिन जब यह आपके जीवन में आता है तो चिंता और बेचैनी भी साथ लाता है। अगर बेचैनी आ गई तो डर भी आएगा। अगर डर आ गया तो अगला नंबर पागलपन का होगा। जिस पल
आप मोह में फंसते हैं, आप पागलपन के रास्ते चल पड़ते हैं। ऐसे में आपका कष्ट होना लाजिमी है। प्रेम के मामले में ऐसा नहीं है। प्रेम कोई निजी फायदे के लिए नहीं है। प्रेम कोई सुख हासिल करने का साधन नहीं है। सच्चा प्रेम खुद को मिटाने का तरीका है। इसमें आपको अपने खुद के एक हिस्से को, अपने इस मैं को छोड़ना होगा। मैं यानी अहंकार विसर्जित करना होता है। लेकिन यह जीवन है। अब चुनाव आपको करना है। क्या आप जीवन को चुनेंगे या किसी ऐसी चीज को जो जीवन के जैसी नजर आती है? अभी ज्यादातर लोग उस चीज को चुन चुन रहे हैं जो जीवन के जैसी नजर आती है, क्योंकि लोग जीवन से होकर गुजर ही नहीं रहे हैं। वे बस विचारों में उलझे हुए हैं। 90% मामलों में ऐसा होता है कि लोग जीवन के बारे में बस सोचते रहते हैं। ये विचार जीवन के बारे में हो सकते हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। जीवन एक ऐसी चीज है जिसे आप अनुभव करते हैं। विचार सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। कृति नंबर 2, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। आगे की पंक्तियां। पद्यांश। घाट से आते हुए वहां से लेकर सेनाएं गुजर रही हैं। सेनाएं गुजर रही हैं। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 73 और 74। 73 और 74। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, इससे पता चल रहा है कि कृष्ण की सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। 4 चौकट में 4 जवाब लिखकर हमें संजाल पूर्ण करना है। दूसरी कृति, उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, कनु इस वृक्ष के नीचे खड़े थे। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। दूसरा सवाल है, राधा इन्हें प्रणाम किया करती थी। तीसरा सवाल, लता कुंज की ओट में राधा यह छिपाना चाहती है। और चौथा सवाल है, गांव से यह गुजर रही है। इस प्रकार चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखने हैं। कृति नंबर 3, निम्नलिखित अर्थ के पद्यांश में आए शब्दों को ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, जख्मी। जख्मी शब्द का, जख्मी अर्थ का जो भी पद्यांश में शब्द आया है वो ढूंढकर हमें जवाब में लिखना है चौकट निकालकर। दूसरा, पगली। तीसरा शब्द है दबाना। और चौथा शब्द है बेलिया। बेलिया के अर्थ का पद्यांश में आया हुआ शब्द ढूंढकर चौकट में जवाब के रूप में लिखना है। सवाल नंबर 4, व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। इस विषय पर अपना मत लिखिए। अभिव्यक्ति का सवाल है, सुमत का सवाल। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 2, जवाब। पहला सवाल था, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल था, इससे पता चल रहा है कि कृष्ण की सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। जवाब है उजड़े हुए कुंज। दूसरा जवाब, रौंदी हुई लताएं। तीसरा जवाब, आकाश पर छाई हुई धूल। और चौथा जवाब है, रास्ते से जाने वाले कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं। दूसरा सवाल था, दूसरी कृति थी, उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, कनु इस वृक्ष के नीचे खड़े थे। जवाब, कदम्ब वृक्ष के नीचे खड़े थे। दूसरा सवाल, राधा ही इन्हें प्रणाम किया करती थी। ध्यानमग्न देवता कनु को, कनु यानी कृष्ण। तीसरा सवाल, लता कुंज की ओट में राधा यह छुपाना चाहती है। जवाब है आहत प्यार। और चौथा सवाल था, गांव से यह गुजर रही है। जवाब है द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं। तीसरा सवाल, निम्नलिखित अर्थ के पद्यांश में आए शब्दों को ढूंढकर लिखिए। नंबर 1, जख्मी। जख्मी शब्द का पद्यांश में आया हुआ शब्द है उस अर्थ का आहत। दूसरा, पगली। जवाब, बावरी। तीसरा, दबाना। जवाब, रौंदी या रौंदा। और चौथा, बेलिया, लता या लताएं। चौथा सवाल था सुमत का, अभिव्यक्ति का। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए। इस विषय पर अपना मत लिखिए। आदिकाल से हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म के महत्व को बताया गया है।
महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने तो इस संसार में कर्म को ही प्रधान माना है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अब प्रश्न है कि अब सभी लोग कर्म की प्रशंसा करते हैं, तो हमें भी कर्म करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। हम कर्म को अपने जीवन में आत्मसात करें, इसके पहले हमें कर्म की उत्पत्ति के बारे में जानना होगा। कर्म संस्कृत की कर्तृ धातु का फल है। क्रिया के फलस्वरूप जो भी उत्पन्न होता है वह कर्म है। उदाहरण, एक शिल्पकार छेनी हथौड़ी की मदद से जब मूर्ति बनाता है तो बनाने की क्रिया का फल मूर्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। मूर्ति बनाना ही शिल्पकार का कर्म है। मूर्ति बनाने का कार्य किसी न किसी साधन के द्वारा ही पूरा होता है। यह काम करने का साधन जितना अधिक कर्म के अनुरूप होगा, कर्मफल उतना ही अधिक होगा। हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। हम चाहे घर में हो या बाहर, अपने कार्यस्थल में हो या अन्यत्र कहीं, कर्म तो प्रधान ही रहता है। जंगल का राजा होते हुए भी शेर को अपनी भूख मिटाने के लिए श्रम या काम करना पड़ता है। जब जानवरों को भी कर्म की आवश्यकता है, तो हम मनुष्य हैं। हम कर्म से क्यों मुख मोड़े? हमें सोचने समझने की शक्ति है। अतः हमें हमें कर्म की महत्ता को जानना चाहिए। प्रत्येक कर्म के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। उदाहरण के तौर पर यदि विद्यार्थी पठन पाठन करता है तो उसका उद्देश्य परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास करना होता है। जब मजदूर कारखाने में काम करता है तो उसका उद्देश्य अपना दिया गया काम पूरा करना होता है। अलग अलग लक्ष्यों के लिए अलग अलग कर्म करने पड़ते हैं। अगली कृति, कृति नंबर 3। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, मान लिया कि कनु तेरा। मान लिया कि कनु तेरा, और आखिरी पंक्ति है, तेरा नाम भरकर तुझे टेरा था। अमंगल छाया सर्ग से। पृष्ठ क्रमांक 74। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, कवि राधा को यह मान लेने के बावजूद भी पद से हटने के लिए कहते हैं। इस प्रकार 4 चौकट निकालकर 4 जवाब लिखने हैं और कृति पूर्ण करनी है। दूसरा सवाल था, या दूसरा सवाल है, उत्तर लिखिए। कृष्ण के रोम रोम से यह परिचित है। कृष्ण के रोम रोम से यह परिचित है। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। दूसरा सवाल, कनु को यह वृक्ष विशेष प्रिय था। सवाल नंबर 3, कनु यह बजाए करते थे। और सवाल नंबर 4, कनु वंशी के टेर से इसे बुलाते थे। कनु वंशी के टेर से इसे बुलाते थे। सवाल नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखिए। शब्द संपदा पर सवाल है। नंबर 1, बांसुरी। बांसुरी का पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। चौकट में जवाब लिखना है। दूसरा सवाल, दूसरा शब्द है बुलाना। तीसरा शब्द है राह, और चौथा शब्द है असंख्य। सवाल नंबर 4, सोमत का सवाल, वृक्ष की उपयोगिता इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो चलिए जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 3 जवाब। कृति पूर्ण कीजिए। सवाल नंबर 1, कृति नंबर 1 जवाब। सवाल पूछा गया था, कवि राधा को यह मान लेने के बावजूद भी पद से हटने के लिए कहते हैं। जवाब नंबर 1, मान लिया कि कनु सबसे अधिक तुम्हारा है। तुम उसके संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते, इसलिए यह मान लेने के बावजूद भी पद से हटने के लिए कवि कहते हैं। कृति नंबर 2, उत्तर लिखिए। कृष्ण के रोम रोम से यह परिचित है। जवाब राधा। नंबर 2, कनु को यह वृक्ष विशेष प्रिय था। जवाब अम्रवृक्ष। सवाल नंबर 3, कनु यह बजाए करते थे। जवाब है बंसी, वंशी या बांसुरी। सवाल नंबर 4, कनु वंशी के टेर से इसे बुलाते थे। जवाब है राधा। राधा को वंशी की टेर से यानी बांसुरी बजाकर बुलाते थे।
कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। नंबर 1 बांसुरी, जवाब बंसी, परिच्छेद में आया हुआ शब्द पर्यायवाची। बुलाना, टेरना, राह, पथ, और चौथा शब्द है असंख्य। असंख्य शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द परिच्छेद में आया है अगणित। सवाल नंबर 4, शब्द संपदा सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। वृक्ष की उपयोगिता इस विषय पर अपना मत लिखिए। जवाब वृक्ष प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाते हैं। ये इंसानों के लिए प्रकृति का सबसे महत्वपूर्ण भेंट है। इनका हर एक हिस्सा किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है। वृक्ष हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए फल, कड़ी धूप में छाया, पक्षियों को आश्रय, जानवरों को खाना देते हैं। पेड़ों के फूल, पत्ते सजावट के लिए उपयोगी होते हैं। उनके औषधीय गुणों की वजह से उनका उपयोग औषधि बनाने में होता है। पेड़ों की लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, कागज, हथियार बनाने में किया जाता है। पेड़ वातावरण को ठंडा रखने में मदद करते हैं। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके पेड़ वैश्विक तापमान को कम करने में मदद करते हैं। पेड़ों की वजह से हवा शुद्ध और ताजी बनती है। पेड़ों से बारिश की मात्रा में वृद्धि होती है। इस तरह वृक्ष बहुउपयोगी होकर पर्यावरण और हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अगली कृति, कृति नंबर 4, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। अब पद्यांश आज यह आम की डाल, आज यह आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, वहां से लेकर 18 औक्षहिणी सेनाएं हो। पृष्ठ क्रमांक 74, पृष्ठ क्रमांक 74 और 75, 74 और 75। तो चलिए कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। वायुवेगगामी, गगनचुंबी, पावन वृक्ष, औक्षहिणी, इन 4 शब्दों का सहसंबंध जो अगला ब कॉलम है उसमें से लगाना है। सेनाएं, अशोक, रथ और ध्वजा। सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2, आकृति पूर्ण कीजिए। इसमें 2 सवाल हैं। पहला है पद्यांश में आए वृक्षों के नाम लिखिए। जो भी पद्यांश दिया गया है उसमें आए हुए जो वृक्षों के नाम हैं वह जवाब में यहाँ पर लिखने हैं। 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। सवाल नंबर 2, कृति नंबर 2, आकृति नंबर 2, राधा को इसलिए उदास नहीं होने चाहिए। 2 जवाब लिखकर आकृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, कारण लिखिए। कृति नंबर 3 में 2 सवाल है। पहला है कारण लिखिए। नंबर 1, आम की डाल काट दी जाएगी, और दूसरा है सारा ग्राम उजाड़ दिया जाएगा। कृति नंबर 3 में दूसरा सवाल है, उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1, कृष्ण इससे अनभिज्ञ है। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। और दूसरा सवाल है, उत्तर लिखिए में, तोरण न सजाने पर यह उजाड़ दिया जाएगा। इस प्रकार चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखना है। सवाल नंबर 4, शब्द संपदा पर, उसमें भी 2 सवाल है। पहला है पद्यांश में से एक समान हाइपन शब्द ढूंढ कर लिखिए। एक समान आए हुए जो हाइपन वाले शब्द हैं परिच्छेद में से ढूंढकर हमें यहाँ पर जवाब में लिखना है। 2 शब्द समान शब्द। और दूसरा है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नंबर 1 प्रिय और दूसरा शब्द है बावरा। इन 2 शब्दों के लिंग बदलकर लिखने हैं। सवाल नंबर 5, आज की भारतीय नारी, इस विषय पर अपना मत लिखिए। सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति 4, जवाब नंबर 1, सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। नंबर 1 वायुवेगगामी, सहसंबंध रथ। नंबर 2 गगनचुंबी, सहसंबंध ध्वजा। पावन वृक्ष अशोक और औक्षहिणी सेनाएं। दूसरी कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। पहला सवाल था पद्यांश में आए वृक्षों के नाम लिखिए। 2 वृक्षों के नाम, एक अम्र वृक्ष और दूसरा अशोक वृक्ष। दूसरा सवाल था राधा को इसलिए उदास नहीं होना चाहिए। जवाब,
इस समय कृष्ण को केवल वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। और दूसरा है, इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार अत्यधिक अपरिचित छूट गया है, इसलिए राधा को उदास नहीं होना चाहिए। कृति नंबर 3 में 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था कारण लिखिए। उसमें पहला सवाल था आम की डाल काट दी जाएगी। जवाब, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगगामी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में आम की नीचे डाल अटकती है। दूसरा सवाल कारण लिखिए में सारा ग्राम उजाड़ दिया जाएगा। जवाब, क्योंकि सेनाओं के स्वागत के लिए यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाते तो सारा ग्राम उजाड़ दिया जाएगा। दूसरा सवाल था उत्तर लिखिए। उसमें नंबर 1, कृष्ण इससे अनभिज्ञ है। जवाब है राधा के तन्मयता के गहरे क्षणों से। राधा के तन्मयता के गहरे क्षणों से। दूसरा सवाल, तोरण न सजाने पर यह उजाड़ दिया जाएगा। जवाब है सारा ग्राम। सवाल नंबर 4, शब्द संपदा पर सवाल। पद्यांश में से एक समान हाइपन शब्द ढूंढ कर लिखिए। 2 शब्द, पहला है सदा सदा और दूसरा है खंड खंड। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलिए। नंबर 1 प्रिय प्रिया और दूसरा बावरा बावरी। सवाल नंबर 4 सोमत का सवाल, आज की भारतीय नारी, इस विषय पर अपना मत लिखिए। भारतीय नारी को समाज में से सबसे बड़ा दर्जा दिया जाता है। पुराने ग्रंथ में भारतीय नारी को पूजनीय और देवी का रूप माना जाता है। कोई भी परिवार, देश या समाज का विकास तब हो सकता है जब नारी के प्रति भेदभाव तिरस्कार नहीं होगा। पुरातन काल में भी नारी पुरातन काल में भी नारी का सम्मान किया जाता था, लेकिन देश को आज़ादी मिलने से पहले भारतीय नारी की दशा में बदल होने लगा था। उसका समाज में स्थान और दर्जा कम होते जा रहा था। देश में अंग्रेज सरकार आने से भारतीय नारी को अपना जीवन गुलाम की तरह जीना पड़ता था। देश को आज़ादी मिलने के बाद भारतीय नारी के जीवन में बदलाव होने लगे। भारतीय नारी को समाज में मान सम्मान दिया जाने लगा। पुरुष और स्त्री यह दोनों को हमारे भारतीय संविधान के अनुसार एक समान अधिकार दिए जाने लगे। भारतीय नारी के जीवन में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव होने लगे। आज के भारतीय नारी को समाज में उच्च सम्मान दिया जाता है। आज की हर एक भारतीय नारी पुरुषों के साथ साथ कंधे से कंधे मिलाकर हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। वो हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आज की भारतीय नारी अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ भी सकती है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छाइयों के मार्ग पर चल रही है। भारतीय नारी अपने अधिकारों के लिए 4 दीवारों से बाहर निकालकर प्रति सज्ज हो रही है। वो शिक्षा प्राप्त करके अलग अलग क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज की भारतीय नारी अपना जीवन स्वतंत्र से ही जी रही है। वो आज के युग में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और खुद के जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। नारी ने आज के युग में बहुत प्रगति कर ली है। नारी हर कार्य कुशलता से कर रही है। आज की भारतीय नारी अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रही है और उसके साथ साथ बाहर का काम भी कर रही है। हर व्यक्ति को सफल बनाने के लिए नारी सबसे बड़ा हाथ होता है। आज भारतीय नारी का समाज या देश सम्मान किया जाता है। आपको उसको हर एक अधिकार दिया जाता है। आज की नारी समाज, परिवार और देश का कार्य करने के लिए तत्पर हो गई है। आज वो पुराने बातों को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ रही है। अगली कृति नंबर 5, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, अच्छा मेरे महान कनु। अच्छा मेरे महान कनु एक प्रश्न सर्ग का है। वहां से लेकर उसे दिया, जितना उसे दिया, वहां तक पृष्ठ क्रमांक 75। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए।
तन्मयता के गहरे क्षण ऐसे थे। इस प्रकार 4 चौखट निकालकर 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। दूसरी कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। महाभारत का युद्ध इनके बीच का युद्ध था। 4 चौखट निकालकर 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। तीसरी कृति, पद्यांश में से हाइपन वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। नंबर 1 शब्द संपदा पर 2 हाइपन वाले शब्द ढूंढकर जवाब में हमें लिखने हैं। और दूसरा सवाल है कृति नंबर 3 में निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1 तन्मयता शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है। और दूसरा है बावरी शब्द का समानार्थी शब्द लिखना है। कृति नंबर 4 पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 5 जवाब, कृति पूर्ण कीजिए। तन्मयता के गहरे क्षण ऐसे थे। नंबर 1 सिर्फ भावावेश थे। नंबर 2 सुकोमल कल्पनाएं थी। नंबर 3 रंगे हुए। और नंबर 4 अर्थहीन आकर्षक शब्द। दूसरी कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था महाभारत का युद्ध इनके बीच का युद्ध था। जवाब नंबर 1 पाप पुण्य, नंबर 2 धर्माधर्म, नंबर 3 न्याय दंड और नंबर 4 क्षमाशील वाला। कृति नंबर 3 पद्यांश में से हाइपन वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। 2 शब्द पूछे गए थे, पहला पाप पुण्य, दूसरा न्याय दंड। या और भी अगर पद्यांश में शब्द हैं तो वो भी जवाब में लिख सकते हैं। दूसरा सवाल था निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला था तन्मयता, जवाब तल्लीनता। दूसरा शब्द था बावरी, जवाब है पगली। पेड़ मनुष्य का परम हितैषी, इस विषय पर अपना मंतव्य लिखिए। जवाब वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। यह मनुष्य के परम हितैषी, निस्वार्थ सहायक और अभिन्न मित्र है। हम तो जानते ही है कि किस प्रकार वृक्षों की कटाई के कारण आज अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म ले लिया है, जैसे मिट्टी का कटाव, भूसंकलन, भयंकर बाढ़ें, सूखा, अनियमित एवं अनियंत्रित वर्षा तथा वायुमंडल का प्रदूषण। वृक्षों की कटाई के कारण आज प्रदूषण इस हद तक बढ़ गया है कि सांस लेने में भी स्वच्छ वायु का मिलना दुभर हो गया है। हमें यह जान लेना चाहिए कि पेड़ पौधे मानव जीवन की संजीवनी है तथा इसके आरोपण और संरक्षण में ही मानव का हित निहित है। किसी कवि ने ठीक कहा है कि वृक्ष कटा जीवन मिटा। आशा करता हूं कि हम लोग वन महोत्सव जैसे उत्सव मनाकर बहुत सारे वृक्ष लगाएंगे और उनकी जी जान से रक्षा करेंगे। अगली कृति नंबर 6 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश, आगे की पंक्तियां, जितना तुमने मुझे दिया है अभी तक, वहां से लेकर जर्जर पताकाएं किसकी हैं? जर्जर पताकाएं किसकी हैं? पन्ना नंबर 75, पाठ्यपुस्तक पन्ना नंबर पृष्ठ क्रमांक 75। कृति नंबर 1 कृति पूर्ण कीजिए। कृति नंबर 1 में 2 सवाल हैं। पहले हैं कृति पूर्ण कीजिए। यमुना नदी में यह बहकर आते थे। यमुना नदी में यह बहकर आते थे। पद्यांश में इस सवाल के 3 ही जवाब हैं। 3 चौखट निकालकर 3 जवाब लिखने हैं और आधे अंक के लिए उत्तर लिखिए। एक सवाल, राधा के लिए यह संबोधित किया है। राधा के लिए यह संबोधित किया है। चौखट निकालकर चौखट के अंदर जवाब लिखना है। दूसरी कृति, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। शब्द संपदा पर नंबर 1 आश्रय, नंबर 2 पगली, नंबर 3 सखा और नंबर 4 हमेशा। इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं। तो चलिए जवाब भी देखते हैं। कृति नंबर 6 जवाब, कृति पूर्ण कीजिए।
सवाल पूछा गया था, यमुना नदी में यह बहकर आते हैं। 3 जवाब पूछे गए थे। पहला है शस्त्रों से लदी नौकाएं, टूटे रथ और जर्जर पताकाएं यमुना नदी में बहकर आते थे। और आधे अंक के लिए उत्तर लिखिए। एक सवाल पूछा गया था, राधा के लिए यह संबोधित किया है। जवाब है बावरी मित्र, बावरी मित्र। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। अस्त्र, अस्त्र शब्द का समानार्थी शब्द शस्त्र। पगली शब्द का समानार्थी शब्द बावरी। सखा शब्द का समानार्थी शब्द मित्र। और हमेशा शब्द का समानार्थी शब्द रोज, जो परिच्छेद में आए थे। कृति नंबर 7, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है, हारी हुई सेनाएं, जीती हुई सेनाएं। वहां से लेकर आखिरी पंक्ति एक प्रश्न की, कैसे समझाओगे कनु, कैसे समझाओगे कनु। पृष्ठ क्रमांक, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 75 और 76, 75 और 76। कृति नंबर 1, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है, राधा के अनुसार यह सारी बातें सार्थक है। 4 चौकट में 4 जवाब लिखकर कृति पूर्ण करनी है। दूसरी कृति, सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। बावरी मित्र पहले कॉलम के शब्द, दूसरा जर्जर, क्रंदन और भटकी। दूसरे कॉलम के शब्द पताका, राधा, गाय और स्वर। इन शब्दों में से जो भी पहले कॉलम में जो शब्द हैं उसका सहसंबंध इन शब्दों में से स्पष्ट करना है, सही शब्द लिखकर। अगली कृति, कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। नंबर 1 सवाल, राधा को इसका अर्थ समझ में नहीं आता। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखिए। दूसरा सवाल, राधा यहां पर घंटों निहारा करती थी। सवाल नंबर 3, उत्तर दिशा से यह उड़कर आते थे। और सवाल नंबर 4, कनु इन्हें बुलाते थे, कनु इन्हें बुलाते थे। चौकट के अंदर जवाब लिखना है। सवाल नंबर 4, शब्द संपदा पर निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सवाल नंबर 1, अज्ञान, अज्ञान शब्द का विलोम शब्द लिखना है। जीत, जीत शब्द का विलोम शब्द विपरीत शब्द लिखना है। निरर्थक शब्द का विलोम शब्द लिखना है जवाब में। और शब्द नंबर 4, नासमझ, नासमझ शब्द का विलोम शब्द जवाब में लिखना है चौकट के अंदर। और सवाल नंबर 5, सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। अभिव्यक्ति का सवाल यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि बहुत कृतियां हो गई हैं, अब और भी आगे 3 कृतियां हैं। कृति नंबर 7, जवाब। कृति पूर्ण कीजिए। राधा के अनुसार यह सारी बातें सार्थक हैं। राधा के अनुसार यह सारी बातें सार्थक हैं। नंबर 1, हारी हुई सेनाएं। नंबर 2, जीती हुई सेनाएं। नंबर 3, नभ को कंपाते युद्ध घोष। और नंबर 4, क्रंदन स्वर। दूसरी कृति, सहसंबंध स्पष्ट कीजिए। बावरी मित्र, राधा, जर्जर, पताका, क्रंदन, स्वर, भटकी हुई गाय। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, राधा को इसका अर्थ समझ में नहीं आता। जवाब, इतिहास का राधा को अर्थ समझ में नहीं आता। सवाल नंबर 2, राधा यहां पर घंटों निहारा करती थी। जवाब है यमुना नदी में। सवाल नंबर 3, उत्तर दिशा से यह उड़कर आते थे। जवाब है गिद्ध या गृद्ध। और सवाल नंबर 4, कनु इन्हें बुलाते थे। कनु इन्हें बुलाते थे। जवाब, भटकी गायों को, भटकी गायों को। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अज्ञान, ज्ञान, जीत, हार। निरर्थक शब्द का विलोम शब्द सार्थक। और नासमझ शब्द का विलोम शब्द समझ। अगली कृति, कृति नंबर 8, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए।
निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश है शब्द शब्द शब्द। आखिरी जो सर्ग है शब्द अर्थहीन, उसमें से पहली पंक्ति शब्द शब्द शब्द, वहां से लेकर और तुम मुझे समझा रहे हो, और तुम मुझे समझा रहे हो, पन्ना नंबर 76 और 77, 76 और 77। तो चलिए कृतियां देखते हैं। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। 4 चौकट निकालकर उनके अंदर जवाब लिखने हैं और संजाल पूर्ण करना है। दूसरी कृति देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल है राधा को महाभारत को लेकर प्रश्न। राधा को महाभारत को लेकर प्रश्न। 4 चौकट में इस प्रकार आकृति निकालकर जवाब लिखना है और कृति पूर्ण करनी है। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। नंबर 1 सवाल, राधा को शब्द इस तरह लगते हैं। चौकट निकालकर चौकट के अंदर जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2, राधा इसकी कल्पना करती है। सवाल नंबर 3, यह स्तब्ध खड़ी है। यह स्तब्ध खड़ी है। और सवाल नंबर 4, यह स्थगित हो गया है। यह स्थगित हो गया है। अगली कृति, निम्नलिखित अर्थ के परिच्छेद में आए शब्दों का उचित मिलान कीजिए। निम्नलिखित अर्थ के परिच्छेद में आए शब्दों का उचित मिलान कीजिए। होठ, कंपन, काम, मोहल्ला। अब उचित आगे अर्थ दिए हुए हैं, उनका उचित मिलान करना है। ब कॉलम में शब्द कामते, गली, अधर, कर्म। ठीक है। सवाल नंबर 5, सोमत का सवाल, अभिव्यक्ति का सवाल। कटते पेड़, जड़ से उखड़ता पर्यावरण। कटते पेड़, जड़ से उखड़ता पर्यावरण, इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 8, जवाब। संजाल पूर्ण कीजिए। पहली कृति थी, सवाल था राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। जवाब नंबर 1 कर्म, नंबर 2 स्वधर्म, नंबर 3 निर्णय और नंबर 4 दायित्व। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, यह शब्द राधा ने गली गली सुने थे। दूसरी कृति, कृति पूर्ण कीजिए। सवाल था राधा को महाभारत को लेकर प्रश्न। राधा को महाभारत को लेकर प्रश्न। जवाब है पहला, युद्ध कौन सा है। दूसरा, किसके पक्ष में है। तीसरा, समस्या क्या है। और लड़ाई किस बात की है। यह महाभारत को लेकर राधा के मन में प्रश्न थे। कृति नंबर 3, उत्तर लिखिए। पहला सवाल पूछा गया था राधा को शब्द इस तरह लगते हैं। राधा को शब्द इस तरह लगते हैं। जवाब अर्थहीन। दूसरा सवाल, राधा इसकी कल्पना करती है। जवाब है कनु के अधरों की। तीसरा सवाल, यह स्तब्ध खड़ी है। जवाब सेनाएं स्तब्ध खड़ी हैं। और 4, सवाल नंबर 4, यह स्थगित हो गया है। यह स्थगित हो गया है। और जवाब है इतिहास। इतिहास स्थगित हो गया है। अगली कृति शब्द संपदा पर पूछी गई थी। निम्नलिखित अर्थ के परिच्छेद में आए शब्दों का उचित मिलान कीजिए। होठ, उसका अर्थ अधर, कंपन कामते, काम कर्म, मोहल्ला गली। और आखिरी कृति अभिव्यक्ति पर पूछी गई थी। सोमत, कटते पेड़, जड़ से उखड़ता पर्यावरण, इस विषय पर अपना मत लिखिए। जवाब, पर्यावरण से पृथ्वी का गहरा नाता है। इस रिश्ते की डोर को सबसे मजबूती से जिसने बांध रखा है वे पेड़ है। लेकिन दरख्तों की बेहिसाब कटाई और कंक्रीट के जंगलों के बीच आज अगर हम छांव को तरसते हैं तो हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन हालातों के जनक भी हम ही हैं। प्रदेश में पेड़ लगाने का अभियान छेड़ने वाली समाजवादी पार्टी सरकार भी अब हरियाली को लेकर चिंतित दिखाई पड़ रही है।
इसीलिए बीते दिनों के आदेश में उन्होंने बेवजह पेड़ काटने और कटवाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पर सरकार के इस आदेश पर अमल करने वाले महकर्म की पड़ताल करें तो साफ होता है कि उसके पास सरकारी आदेश को जमीन पर उतारने के लिए कोई नीति और नियत नहीं है। यही वजह है कि जब वन महकर्म के हुक्मरानों से पेड़ पौधे लगाने के बाबत बातचीत की जाती है, तब उनके दावे इतने बढ़ चढ़कर होते हैं कि उस पर सहसा विश्वास कर पाना आसान नहीं होता। मसलन वन महकर्म का दावा है कि चंदिले को छोड़कर सूबे के सभी जिलों में वृक्षारोपण का लक्ष्य न केवल हासिल किया गया है, बल्कि अधिकांश जिलों में तो लक्ष्य से आगे जाकर वृक्षारोपण किया गया। लेकिन इसी महकर्म के पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि बीते 5-10 सालों में सूबे में कितने पेड़ काटे गए। यानी पेड़ का जो अभियान है वो सभी चलाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के बाद उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। अगली कृति, कृति नंबर 9। निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृतियां पूर्ण कीजिए। पद्यांश: कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व। वहां से लेकर इतिहास कैसे समझाओगे कनु। इतिहास कैसे समझाओगे कनु। पृष्ठ क्रमांक 77। पृष्ठ क्रमांक 77। कृति नंबर 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सवाल है, राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। अगला जो पद्यांश है, जो पंक्तियां हैं, उसमें भी इसका जवाब आपको मिलेगा उस पद्यांश में, इसलिए ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि सभी जो पद्यांश है, सभी जो पंक्तियां हैं, उस पर कृतियां ले ली गई हैं। दूसरी कृति, उत्तर लिखिए। राधा शब्द को इस तरह पी रही है। राधा शब्दों को इस तरह पी रही है। चौकट निकालकर उसके अंदर जवाब लिखिए। दूसरा सवाल, राधा का जिस्म इसको धक्का रहा है। सवाल नंबर 3, राधा को केवल यह शब्द सुन पड़ता है। और सवाल नंबर 4, शब्द का एक ही अर्थ है। शब्द का एक ही अर्थ है। अगली कृति, इस कृति नंबर 3 में 2 सवाल पूछे गए हैं। पहला है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें नंबर 1, जिसे एकटक देखा जाए। चौकट के अंदर जवाब लिखना है, जिसे एकटक देखा जाए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। दूसरा है, हथेलियों का गड्ढा। हथेलियों का गड्ढा। चौकट के अंदर जवाब लिखना है। 3 में दूसरा सवाल है, अ उपसर्ग जोड़कर पद्यांश में आए शब्द लिखिए। अ उपसर्ग जोड़कर पद्यांश में आए शब्द लिखिए। 2 शब्द अ उपसर्ग जोड़कर बने हुए हैं। जो भी पद्यांश में आए हुए 2 शब्द हैं, वो जवाब में हमें लिखने हैं। और कृति नंबर 4, स्वमत अभिव्यक्ति की। अहिंसा तथा प्रेम ही मानवता है। इस विषय पर अपना मत लिखिए। तो चलिए जवाब देखते हैं। कृति नंबर 9, जवाब। संजाल पूर्ण कीजिए। राधा ने यह शब्द गली गली सुने थे। जवाब है कर्म, स्वधर्म, निर्णय और दायित्व। दूसरी कृति, उत्तर लिखिए। पहला सवाल था, राधा शब्दों को इस तरह पी रही है। जवाब है अंजुरी बनाकर। दूसरा सवाल, राधा का जिस्म इसको धक्का रहा है। जवाब है मूर्छित संवेदन को। मूर्छित संवेदन को। और सवाल नंबर 3, राधा को केवल यह शब्द सुन पड़ता है। राधन राधन राधन। और सवाल नंबर 4, शब्द का एक ही अर्थ है, मैं। शब्द का एक ही अर्थ है, मैं। कृति नंबर 3, शब्द संपदा पर 2 सवाल पूछे गए थे। पहला था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। पहला सवाल था, जिसे एकटक देखा जाए। जवाब है अपलक। जिसे एकटक देखा जाए, अपलक। और दूसरा सवाल था, हथेलियों का गड्ढा।
जो परिच्छेद में शब्द आया है अंजूरी, हथेलियों का गड्ढा अंजूरी। दूसरा सवाल है अ उपसर्ग जोड़कर पद्यांश में आए शब्द लिखिए। दो शब्द, पहला है अपलक और दूसरा है अगणित। पहला शब्द है अपलक और दूसरा शब्द है अगणित। और आखिरी कृति अहिंसा तथा प्रेम ही मानवता है, इस विषय पर अपना मत लिखिए। जवाब है महात्मा गांधी विश्व में अहिंसक आंदोलनों के प्रथम प्रणेता थे। उन्होंने भारतवर्ष से पहले दक्षिण अफ्रीका में क्रांति की मशाल जलाई थी। वहां पर उन्होंने अपने अहिंसक आंदोलनों द्वारा सरकार को झुकाने में सफलता प्राप्त की थी। उन्हीं अहिंसात्मक तरीकों का उन्होंने भारतवर्ष में भी प्रयोग किया तथा उनको नाम दिया सत्याग्रह। सत्याग्रह अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। महात्मा गांधी अहिंसा के सच्चे पुजारी थे। वो अपने नैतिक मूल्यों पर सदैव डटे रहे। वो हिंसा को भी अहिंसा, क्रोध को प्रेम तथा असत्य को सत्य से जीतने की बात कहते थे। उन्होंने कभी भी हिंसा के प्रतिकार में भी हिंसा को उचित नहीं कहा। वो अहिंसात्मक तरीके से बिना किसी को क्षति पहुंचाए अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के पक्षधर थे। आज उनकी इस बात को अपनाना अति आवश्यक हो गया है। आज के समय में लोग आंदोलनों में राष्ट्र की संपत्तियों को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। इससे वे अपने ही देश का नुकसान करते हैं। उन सबको अहिंसात्मक तथा शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। इसी प्रकार आज संपूर्ण विश्व में व्याप्त जंग के आसार को कम करके, आतंकवाद को विनष्ट करके विश्व शांति स्थापित करने के लिए महात्मा गांधी के विचार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अहिंसा तथा प्रेम के द्वारा ही मानवता को रक्षित किया जा सकता है। युद्ध के द्वारा तो सिर्फ विनाश ही संभव है, विकास नहीं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने विशेष अध्ययन हेतु पाठ नंबर 13 कनुप्रिय लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती, इस पाठ की कृतियां और उनके जवाब देखे हैं। संपूर्ण पाठ पर सभी पंक्तियों पर कृतियां यहाँ पर बनाकर दिखाई गई है और उनके जवाब भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। आशा करता हूँ सभी कृतियां और उनके जवाब आपको पसंद आ गए होंगे। अगर पसंद आ गए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।